दोस्तों, कुछ दिनों पहले रघुराम राजन जी का मीडिया में एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैंने इस पर लेक्चर बनाकर ये क्लियर कर दिया था कि हमें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सॉरी टू से दिस, लेकिन एक्चुअली में मैंने इस पर ये लेक्चर बनाया था। अब दोस्तों, सेम इसी इंटरेक्शन में रघुराम राजन जी ने ये भी कह दिया था कि इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। बट रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इंडिया की अब आत्मनिर्भर पॉलिसी को फॉलो करने वाला है। एक बात और आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप रघुराम राजन जी के डबल स्टैंडर्ड को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2014 में इंडिया ने मेक इन इंडिया लॉन्च कर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर फोकस किया था। तो उस समय रघुराम राजन जी ने सेम आत्मनिर्भर भारत यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल में 13 दिसंबर 2014 का ये न्यूज़ आर्टिकल है, जहां रघुराम राजन जी कह रहे हैं नो स्पेस फॉर अनदर एक्सपोर्ट लेड चाइना। और यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वुड बी बेटर फॉर इंडिया टू फोकस ऑन इट्स डोमेस्टिक मार्केट रेदर देन इमुलेट द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। यानी जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर फोकस करे तो रघुराम राजन जी कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दीजिए। जब गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती है तो कहते हैं कि ये मत करो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करो, इससे क्या होगा, नहीं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर अगर फोकस करेंगे तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है रघुराम राजन जी का। और आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन से रघुराम राजन जी सही हैं, 2014 वाले या 2020 वाले, या बस यहाँ पर रघुराम राजन जी को क्रिटिसाइज करने के लिए ही एक्चुअली बोलना होता है, बाकी आगे पीछे कुछ देखना नहीं होता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस के बाद चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर दुनिया अब चलना शुरू कर चुकी है। और यहाँ पर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर हमने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया था और उसका ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि क्लियरली यहाँ पर चाइना प्लस वन का मतलब हो गया कि चाइना के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। यानी दोस्तों, अब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है चाइना को कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं चाइना का मार्केट शेयर अपने देश में कम करने की कोशिश करेंगी और उसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव को मौका देंगी अपने मार्केट में। तो इससे दोस्तों डेफिनेटली चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा ही। तो यहाँ पर चाइना ये समझ चुका है, इसीलिए वो एक्सपोर्ट की बजाय डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करना चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों, यूएसए ने और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने चाइना पर टैरिफ लगा दिए हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। और यूएसए ने तो हुआवे पर सैंक्शन भी लगा दिए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में नुकसान हो रहा है चाइना को, और वो इस तरीके के होने वाले इंसिडेंसेस से बचने की अब कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड आया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा है ये। 2006 में ट्रेड टू जीडीपी रेशो था चाइना का 64%, ये 2006 का है, लेकिन 2019 में ये घटकर हो जा रहा है 36%। यानी दोस्तों आगे ये प्रॉपर पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड टू जीडीपी रेशो जो है चाइना का और ज़्यादा घटेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इससे क्लियर हो गया है कि अगर उसकी ग्रोथ को बचा के रखना है, सरवाइव करना है, तो डोमेस्टिक मार्केट पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, 2000 से लेकर के 2010 में जितना ट्रेड हुआ था वो ट्रेड जो है 2011 से लेकर के 2020 में जितना ट्रेड हुआ है एक्चुअली में 2% कम ट्रेड हुआ है इसके बाद के, यानी 2011 से 2020 के 10 सालों में 2000 से 2010 के बीच के ट्रेड से। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म का इम्पैक्ट वर्ल्ड ट्रेड पर पड़ा है और आगे आने वाले समय में कंट्रीज जो हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करने वाली हैं। तो इससे दोस्तों ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण चाइना अब डोमेस्टिक मार्केट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहता है और
यहाँ पर अपने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करके अपनी ग्रोथ को एक्चुअली मेंटेन करना चाहता है। बट दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर पॉलिसी जहाँ चाइना की सक्सेस को दिखाता है, वहीं इंडिया के लिए आत्मनिर्भर पॉलिसी को फॉलो करना इंडिया की फेलियर को शो करता है। अब दोस्तों आप काफ़ी चकरा गए होंगे ये सोच के कि चाइना के लिए आत्मनिर्भर पॉलिसी सक्सेसफुल है एक्चुअली में, लेकिन इंडिया के लिए एक्चुअली में ये इंडिया की फेलियर को शो करता है, ये कैसे? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सिंपल मतलब यह है कि चाइना का ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर पॉलिसी को अपनाने का अलग है, जबकि इंडिया का आत्मनिर्भर पॉलिसी को अपनाने का ऑब्जेक्टिव अलग है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चाइना आत्मनिर्भर पॉलिसी को क्यों अपना रहा है? तो देखिए इसका मेन कारण यह है कि नो मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स बाय अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज में और ज़्यादा चाइनीज एक्सपोर्ट्स का अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, यानी दूसरी कंट्री और ज़्यादा चाइनीज एक्सपोर्ट्स को नहीं अपना सकती। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, वो अगर और ज़्यादा चाइनीज एक्सपोर्ट्स को अपनाएंगी तो उससे उस देश के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं या लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो वो डिस्प्लेस ना हो, इसको बचाने की अब वो कोशिश करेंगी और वो और ज़्यादा चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर चाइना भी इस बात को समझता है, तो यहाँ पर चाइना इस कारण आत्मनिर्भर पॉलिसी को अपना रहा है। लेकिन इंडिया जो है एक्चुअली में अपना ही मार्केट शेयर है, उसी को एक्चुअली में कैप्चर नहीं कर पा रहा। और अगर यहाँ पर इंडिया अपने मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता रहेगा तो हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं रहेगा बाहर से सामान खरीदने का, और इससे हमारे देश की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी, तो हमारे देश में हाहाकार मच सकता है, जैसा 1991 के समय में हुआ था। तो इस तरीके की क्राइसिस ना आ जाए, इसके लिए हम यहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, नहीं तो यहां पर एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद से दोस्तों दूसरा कारण यह है कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। इस कारण जो चाइना में पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं। अब चाइना उसको पहले की तरह सस्ता नहीं बना पा रहा है, यानी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं चाइनीज वो अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं, जैसे कि गारमेंट्स और फुटवियर और दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो एक्चुअली में दूसरी कंट्रीज हैं वो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को अपने यहाँ शिफ्ट करा ले रही हैं, यानी जो भी इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो अब वियतनाम या बांग्लादेश जा रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ना कि वो चाइना में अब जा रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है एक्चुअली में कई तरीके के रिफॉर्म होते हैं, जैसे टैक्स रिफॉर्म हो गया, फाइनेंशियल रिफॉर्म हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, लेबर रिफॉर्म हो गया, ये सब नहीं कर पाया है। तो इस कारण ये इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं आ रही, बल्कि इन जगह पे जा रही हैं। रिसेंटली इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, इन सब चीज़ों पर। तो आई होप कि आने वाले समय में कुछ कंपनीज जो हैं इधर भी आएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर पॉलिसी को अपनाना, वो ये भी है कि इंडिया जो है सर्विस लेड ग्रोथ करता आया है और यहाँ की इंडस्ट्री जो है काफ़ी डेवलप्ड नहीं है। तो इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहता है, बल्कि चाइना की इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो यहाँ पर चाइना का उसके रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ही आत्मनिर्भर पॉलिसी को आगे आने वाले समय में अपनाने वाले हैं, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी अलग है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सर्विस लेड ग्रोथ के कारण देश में इनकम डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है। अब आप सोचेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन जनरेट होती है और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट होता है। उस फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में रॉ मटेरियल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं और उनमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन सर्विस सेक्टर में काफ़ी कम स्टेक होल्डर होते हैं बेनिफिट ले पाने वाले, और इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, सर्विस सेक्टर में इनकम डिस्पैरिटी का ज़्यादा खतरा होता है, जबकि इंडस्ट्रीज में इनकम डिस्पैरिटी कम होती है।